हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास 1 है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि सेरीकल्चर क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में आया भी हुआ है। सो सेरीकल्चर क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये साइंस है वेरियस काइंड्स ऑफ सीरम की, या फिर ये आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ फिश एक साथ नहीं है, यहाँ पे स्पेस होगा, ऑफ फिश आएगा, आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ फिश, या फिर आर्ट ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग है, या फिर स्टडी है वेरियस कल्चर्स ऑफ कम्युनिटी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिल्कवॉर्म की ब्रीडिंग का जो आर्ट होता है उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, टाइड्स इन द ओशियंस। जो टाइड्स होते हैं ओशियंस में जो आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, आर कॉज्ड बाय, वो किसकी वजह से कॉज्ड होते हैं, किसकी वजह से वो लहरें इतनी बड़ी ऊंची उठने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है। सो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग सी वाटर। जो ग्रेविटेशनल पुल होती है मून की, मतलब अपनी तरफ खींचने की जो उसकी पावर होती है, क्षमता होती है, ऑन द अर्थ सरफेस पे जो वो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का अर्थ सरफेस पे इंक्लूडिंग सी वाटर पे भी, क्या उसकी वजह से टाइड्स ऑकर होते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑन द अर्थ सरफेस ओनली, सिर्फ अर्थ सरफेस पे, सी वाटर पे नहीं, क्या इसकी वजह से टाइड्स ऑकर होते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, दोनों के ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग सी वाटर पे, मतलब अर्थ सरफेस पे भी और सी वाटर पे भी, दोनों पे ही ग्रेविटेशनल पुल होता है मून और सन का। तो क्या इसकी वजह से ओशियन में टाइड्स ऑकर होते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, सन का, अर्थ सरफेस पे और सी वाटर पे भी, उसकी वजह से ओशियन में टाइड्स ऑकर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है जो सिचुएटेड है ऑन द रिवर, मतलब ये किस रिवर पे सिचुएटेड है जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तुंगा भाद्रा, या फिर कावेरी, या फिर कृष्णा, या फिर गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा। जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है वो कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो डिफरेंस है बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, वो कितना है, कितना डिफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में, -3 आवर्स का, या फिर +3 आवर्स का, -3 आवर्स, या फिर +5 आवर्स। यहाँ पे दो ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन को 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको +3 या -3 या फिर +5 के बीच में से एक ऑप्शन बताना है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो डिफरेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का और ग्रीनविच मीन टाइम का, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 आवर्स का है, +5 आवर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज़ नॉट ऑन नर्मदा रिवर। इनमें से कौन से डैम्स या डैम नर्मदा रिवर पे नहीं हैं। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है महेश्वर हैदल पावर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है जोबट प्रोजेक्ट, या फिर कोयना पावर प्रोजेक्ट। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयना पावर प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, द क्राइसिस फॉर विच इज गोइंग टू इंक्रीज इन द ईयर्स टू कम। यहाँ कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है पानी की अवेलेबिलिटी के
बारे में ऑन द अर्थ की जो अर्थ है उस पे कितना पानी अवेलेबल है या फिर पानी की जो अवेलेबिलिटी है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जो क्राइसिस पानी की कमी की वजह से अभी हो रहे हैं या आने वाले सालों में होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है अबाउट 97.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो जितना भी ये कह रहे हैं कि 97.5% टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अर्थ पे अवेलेबल है वो सॉल्टी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? उसके बाद में नेक्स्ट दी हुई है 80% जो वाटर अवेलेबल है हमारे लिए फॉर यूज़ कम्स इन बर्स्ट या एज मानसून्स, मतलब मानसून्स के टाइम पे ही आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो 80% पानी हमें तब अवेलेबल होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल जो है अर्थ पे वो पॉल्यूटेड वाटर है एंड हम उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि सम बिग ग्लेशियर्स विल मेल्ट इन द कमिंग 10-15 ईयर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो आने वाले 10 से 15 सालों में पिघल जाएंगे एंड सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा बाय 3 to 4 मीटर्स ऑल ओवर द अर्थ। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कह रहे हैं कि हमें नॉट ट्रू बतानी थी, मतलब इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो ए, बी और सी तो सही हैं लेकिन जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो पॉसिबिलिटी है बड़े बड़े ग्लेशियर्स की कि वो आने वाले 10 से 15 सालों में पिघल जाएंगे और हमारे सी लेवल जो है, सी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 से 4 मीटर बढ़ जाएगा अबव द अर्थ के ऊपर। सो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, थ्रू विच स्टेट डज कावेरी रिवर फ्लो, डो नहीं फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है। और कावेरी की जो स्पेलिंग है वो दूसरी हो सकती है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो सकता है तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कौन सी स्टेट में से कावेरी रिवर फ्लो करती है। तो पहला यहाँ पे है गुजरात, एमपी, तमिलनाडु से करती है, या फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से करती है, या फिर कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश से करती है, या फिर एमपी, महाराष्ट्र या तमिलनाडु से करती है। सो आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो कावेरी रिवर है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन, जो थोरियम के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया में है, चाइना में है, सोवियत यूनियन में है या यूएसए में है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया में है। जो बड़े बड़े थोरियम के रिजर्व्स हैं वो इंडिया में हैं। बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज द, फोटोस्फेयर को किस रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के रूप में किया जाता है, या फिर विजिबल सरफेस ऑफ द सन फ्रॉम विच रेडिएशन इमैनेट्स। मतलब कह रहे हैं कि जो विजिबल सरफेस है हमारा जो सन का और जिसमें से जो रेडिएशन निकलती है, क्या उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है या फिर वेवलेंथ ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो विजिबल सरफेस है सन का जहाँ से रेडिएशन निकलती है उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज, अलग अलग सीजन्स जो हमारे दुनिया में हैं, हमारे वर्ल्ड में हैं, वो किस वजह से फॉर्म्ड होते हैं? पहला ऑप्शन है, सन इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ, की जो सन है वो धरती के आसपास मूव कर रहा है, या फिर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, या फिर अपनी ऑर्बिट में जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड उसका रिवोल्यूशन चल रहा है, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जहाँ पे अर्थ मतलब लोकेटेड है अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, इस वजह से सीजन चेंज होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। जो रिवोल्यूशन है अर्थ का अराउंड द सन, जो वो चक्कर लगाती है सन के आसपास अपने ही ऑर्बिट में, ऑन इट्स ऑर्बिट, उसकी वजह से हमें अलग अलग सीजन्स को मतलब फेस करते हैं, हम अलग अलग सीजन्स देखते हैं हमारे धरती पे। नेक्स्ट है हमारे पास में, वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू, कितने जोन्स में वर्ल्ड को बांटा गया है? 12 जोन्स में, 20 टाइम जोन्स में, ये लाइन नहीं टाइम है,
मिस प्रिंट है ये। नेक्स्ट है 24 टाइम जोन्स में या फिर 36 टाइम जोन्स में। तो वर्ल्ड को बांटा गया है, वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। 24 घंटे का ही तो समय होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में द टर्म रेगर रेफर्स टू। रेगर को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लेटेराइट सॉइल्स कहते हैं, या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, या फिर रेड सॉइल कहते हैं, या फिर डेल्टिक एलुवियल सॉइल कहते हैं, डेल्टिक है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कॉटन सॉइल। जो टर्म रेगर है उसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिकॉज ऑफ। जो शुगर इंडस्ट्री है इंडिया में वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्यों जा रही है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीजंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है चीप लेबर, सस्ता लेबर है इसलिए जा रहे हैं, या फिर एक्सपैंडिंग रीजनल मार्केट एक्सपैंड हो रहा है इसलिए माइग्रेशन हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर चीप एंड अबंडेंट सप्लाई है वहाँ पे पावर की इसलिए वो जा रहे हैं, या फिर हाई ईल्ड एंड हाई शुगर कंटेंट है वहाँ पे शुगर केन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साउथ में हाई ईल्ड है, ज़्यादा शुगर केन उगती है, हाई कंटेंट ऑफ शुगर होती है शुगर केन में, इसी वजह से जो नॉर्थ में शुगर इंडस्ट्रीज़ थी वो अब साउथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है कि इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 1, 3 सही है, 2, 3 सही है, 2, 4 सही है, या 1 और 4 सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो ओजोन है इज़ फाउंड मोस्टली इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में फाउंड होती है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर जो है वो 55 to 75 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब 55 to 75 किलोमीटर ऊपर है अर्थ की सरफेस से जो ओजोन लेयर है वो। नेक्स्ट है कि जो ओजोन है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है सन से। अगला दिया हुआ है कि जो ओजोन लेयर है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लाइफ ऑन अर्थ के लिए, ज़िंदगी के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी धरती पे। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला सही है कि ओजोन जो है वो मोस्टली स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को सन से एब्जॉर्ब करती है। डी जो है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए भी तो ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट होगी ना, क्योंकि वो सन के अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करती तो वो रेज जो है वो डायरेक्ट हम तक पहुंचती और बहुत सारे डिजीज़ हो जाते लोगों को। और जो 55 to 75 किलोमीटर अबव सरफेस वाला पॉइंट है वो भी गलत है, काफ़ी ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट बिकॉज, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का उसकी वजह से करता है, या फिर अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से करता है, या फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से करता है, या फिर गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में उनके वेट की वजह से करता है। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर मोस्ट ऑफ द अर्थ्स एक्टिव वोल्केनोज कंसनट्रेटेड। कहाँ सबसे ज़्यादा अर्थ के, धरती के एक्टिव वोल्केनोज हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूरोप में है, पैसिफिक ओशियन में है, अफ्रीका में है, या साउथ अमेरिका में है। सो इसका सही आंसर है पैसिफिक ओशियन। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो पैसिफिक ओशियन में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन इंडिया इज़ अबाउट। इंडिया के अंदर फॉरेस्ट से, जंगलों से कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना एरिया जो है वो जंगलों ने, फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं 46% या 33% या 23% या 19%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे इंडिया में सिर्फ 19% एरिया ही है जो फॉरेस्ट से या कहीं जंगलों से कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सावना कंसिस्ट ऑफ। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है सावना का, ये सावन का, वो क्या कंसिस्ट करता है?
सावना। आपको दिया हुआ है ऑप्शन, टॉल ग्रासेस को, बड़ी बड़ी ग्रासेस को, घास को कंटेन करता है या कंजिस्ट करता है, या फिर स्क्रब जंगल को कंटेन करता है, या फिर शॉर्ट ग्रास को, छोटी छोटी ग्रास को, या फिर ट्रीज को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी बड़ी घास उगती है, टॉल ग्रास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो जोन है द जोन ऑफ एक्सेसिवली ड्राई क्लाइमेट विद वेरी कोल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर कॉरेस्पॉन्ड टू। जो एक ऐसा जोन, ऐसी जगह जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहता है, सूखा क्लाइमेट रहता है, लेकिन ठंडी भी होती है, मतलब ठंडा कोल्ड टेम्परेचर भी वहाँ पे होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, वो कहाँ होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्कटिक डेजर्ट्स में होता है, टुंड्रा में होता है, एल्पाइन मियाडोस में होता है, या अंटार्कटिका में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक डेजर्ट्स में होता है, मतलब ड्राई क्लाइमेट भी होता है बट कोल्ड टेम्परेचर भी थ्रू आउट द ईयर रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंक्रीज बाय ग्रोइंग है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, एम लिखा हुआ है। तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की, हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीरियल्स के द्वारा, सीरियल्स को ग्रो करके, या फिर फाइबर क्रॉप्स को ग्रो करके, या लेग्यूम्स को ग्रो करके, या फिर रूट क्रॉप्स को ग्रो करके हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम लेग्यूम्स लगाएंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।